नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में मैं दिव्या आपका बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सौर मंडल, सौर अर्थात सूर्य का और मंडल अर्थात आभा या परिवार। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतुओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को ही सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य में होने वाले विस्फोट के कारण ग्रहों की उत्पत्ति होती है और इन ग्रहों में विस्फोट के कारण उपग्रहों की उत्पत्ति होती है। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सूर्य ही सौर परिवार का जन्मदाता है और सभी ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं, जबकि सभी उपग्रह अपने अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार उपग्रह, ग्रह और सूर्य दोनों की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल का मुखिया सूर्य एक गैसीय गोला है जिसका निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों से मिलकर हुआ है। दोस्तों, थोड़ी जानकारी हम लोग सूर्य के बारे में भी रख लेते हैं। सूर्य, जैसा कि अभी हमने देखा, कि एक गैसीय गोला है जिसका निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों से मिलकर हुआ है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका परसेंटेज 71% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सूर्य में गैस है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद हीलियम है। ठीक है, हीलियम कितना परसेंट है? 26.5%। ठीक है, हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो हैं सूर्य में वो 2.5% है। ठीक है, सूर्य का जो केंद्र है उसमें बहुत अधिक ताप और दाब है। ठीक है, केंद्र का जो तापमान है सूर्य का वो लगभग 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा ताप सूर्य के अंदर है और दाब है, जिसके कारण सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इस चैप्टर को अभी हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का होगा कि सूर्य के केंद्र में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की होती है या नाभिकीय विखंडन की। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या होता है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में कि सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उस हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ठीक है, उस हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में मिलते हैं और मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस क्रिया में जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है सूर्य के अंदर, उसमें अत्यधिक मात्रा में लाइट और ऊष्मा, ठीक है, ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बिल्कुल नाभिकीय संलयन की क्रिया। ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य का व्यास, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं हमारा सूर्य है। ठीक है, और इसका व्यास, ठीक है, यानी कि बीच से जो लंबाई जाएगी, ठीक है, कहीं से भी जाए, ठीक है, ये व्यास होता है। ठीक है, मैथ्स में हम लोग जानते हैं किसी गोले का व्यास, त्रिज्या, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो व्यास हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य का जो व्यास है वो है 13,93,000 किलोमीटर। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है? 13,93,000 किलोमीटर। ठीक है, और ये पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो 109 गुना। ठीक है, पृथ्वी के व्यास से ये 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है? 13,93,000 किलोमीटर। ठीक है, 93,000 किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य के तल का ताप, ठीक है, सूर्य के तल का ताप 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है और जबकि केंद्र का, अभी हम लोगों ने
जस्ट देखा है कि 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, ठीक है। सूर्य का जो बाहरी भाग है, ठीक है, ये जो भाग है इसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। और जो ये केंद्र है इसको क्रोड कहते हैं, ठीक है। सूर्य के केंद्र को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। और सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है उसी को फोटो स्फीयर भी कहते हैं या प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। प्रकाश मंडल ये जो सूर्य का दीप्तिमान सतह है उसको कहते हैं, ठीक है। और सूर्य के बाहरी भाग जिसे हम केवल सूर्य ग्रहण के समय देखते हैं उसको कोरोना कहते हैं, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, तो ग्रहण लगा, सूर्य पूरा ढक गया, तो जो उसका बाहरी भाग हमें दिखाई देता है उसको कोरोना कहते हैं। ये कोरोना वो कोरोना नहीं है बीमारी वाला, ये सूर्य का बाहरी भाग है, ठीक है, तो कोरोना, ठीक है। अच्छा, सूर्य अपनी केंद्र की परिक्रमा, ठीक है, अपने केंद्र की परिक्रमा 250 मिलियन वर्ष में पूरी करता है। 250 मिलियन वर्ष या 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, में पूरा करता है। और ये जो टाइम होता है 25 करोड़ वर्ष का, इसी को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस वर्ष भी कहते हैं, या कास्मिक वर्ष, ठीक है। कॉस्मोस वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष, कास्मिक वर्ष किसको कहते हैं? तो जब सूर्य अपने केंद्र की परिक्रमा करता है, ठीक है, अपने केंद्र की परिक्रमा कहने का मतलब है कि सूर्य जो अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है, तो उसमें जो टाइम जाता है अपने अक्ष पर पूरा घूमने में वो 25 करोड़ वर्ष का समय जाता है, ठीक है। और उसी को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस वर्ष या कास्मिक वर्ष कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो बाहरी उसका प्रकाश दिखता है हमें, कोरोना जो होता है, उसको सूर्य का मुकुट कहते हैं, ठीक है। सूर्य का मुकुट कहलाता है वो, और उससे एक्सरेज जो होती हैं वो उत्सर्जित होती हैं, ठीक है। उसी कोरोना से सूर्य ग्रहण के समय हम लोग प्रकाश पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी से औसत दूरी की, ठीक है। तो सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से, वो लगभग औसत दूरी वो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और इसी दूरी के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड, ठीक है। 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में, ठीक है। अनुमानित आयु सूर्य की जो है वो 5 बिलियन वर्ष होती है, वहीं एक सामान्य तारे की आयु 10 मिलियन वर्ष होती है, ठीक है। तो ये सूर्य के बारे में कुछ जानकारी है। अब हम लोग ग्रह को देखेंगे। ग्रह जो होते हैं वो अभी हम लोगों ने देखा कि वो सूर्य से ही, सूर्य में जो विस्फोट होते हैं उससे बनता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सूर्य से निकले हुए जो आकाशीय पिंड हैं और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। और ये सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं, इनका अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। लेकिन जो हमारे 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ठीक है, वेनस और यूरेनस, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि सूर्य की परिक्रमा शुक्र और अरुण जो है वो अन्य ग्रहों के विपरीत उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और इसी कारण से शुक्र और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है, ठीक है। पहले हमारे ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन 2006 में जब प्राग सम्मेलन हुआ तो उसमें ग्रहों की कुछ परिभाषाएं दी गई, जिसको कि प्लूटो जो हमारा 9वां ग्रह था, यम भी बोलते हैं उसको। तो यम जो है उस परिभाषा पर खरा नहीं उतरा, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। 2006 में ये काम हुआ। उससे पहले हमारे पास 9 ग्रह थे, ठीक है। इंडियन स्पिरिचुअल में आज भी 9 ग्रहों की पूजा होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें इन चीज़ों के साथ ही चलना होगा, ठीक है। और जो ग्रह की परिभाषा है वो ये है कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, ठीक है, और उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, जिससे वो अपना गोल जो स्वरूप होता है उसका, जो हम लोगों ने अभी देखा है ग्रहों का जो आकार है वो गोल होता है,
गोल क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। तो ये पॉइंट हो, और उसके आसपास अन्य पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो, ठीक है। थोड़ा जगह हो, खाली खाली हो, उसको घूमने में सहूलियत हो, ठीक है। तो ये जो परिभाषा निकल कर आई ग्रहों की, इसमें जो हमारा प्लूटो था वो मैच नहीं किया, इसलिए उसको वहाँ से निकाल कर उसके बाद उसे बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है। तो 9 से अब हमारा ग्रह जो है वो 8 बचा है, ठीक है। कौन कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है। और इसमें से ग्रहों को अगर 2 प्रकार से बांटें तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह आते हैं एक साइड, और दूसरे आते हैं बाह्य या बृहस्पतीय। ये जो हमारा आंतरिक या पार्थिव ग्रह होता है, ठीक है, ये चट्टानों से बना होता है, ठीक है, और सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच की एक पट्टी होती है, उसमें स्थित होता है। वहीं जो बाह्य ग्रह होते हैं, बृहस्पतीय ग्रह, ठीक है, उनका निर्माण जो है वो गैस और तरल पदार्थों से होता है, ठीक है। ये गैस और तरल से बने होते हैं, और ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बाह्य ग्रह कहा गया, और आकार में भी बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं ग्रहों को पार्ट में। एक है आंतरिक इनर प्लैनेट, दूसरा है बाह्य आउटर प्लैनेट, ठीक है। अब हम लोग ग्रहों का वर्गीकरण देख लेते हैं, आकार के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार, पृथ्वी से दूरी के अनुसार, और उपग्रहों की संख्या के अनुसार। क्योंकि कभी क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछ देता है कि निम्नांकित ग्रहों को पृथ्वी से दूरी के अनुसार सजाएं, ठीक है, और उसमें ऑप्शन दे देगा ABCD इस तरह से, तो उसके लिए आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है, और मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन भी कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आकार के अनुसार देखते हैं, ठीक है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध, ठीक है। तो आकार के अनुसार देख रहे हैं बृहस्पति, उसके बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण, अरुण के बाद है वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये हम लोगों ने साइज़ के अकॉर्डिंग देखा है, ठीक है। साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। अब हम लोग सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोग देखते हैं, तो सूर्य से सबसे निकट है बुध, ठीक है, और सबसे दूर है वरुण, ठीक है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध, और सबसे दूर है वरुण, ठीक है। तो दूरी के अनुसार देख लें, बुध, बुध के बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण, ठीक है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार, ठीक है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो सीक्वेंस है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है शुक्र, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है शुक्र, और पृथ्वी के सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण, ठीक है। शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। ये पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का सीक्वेंस है, ठीक है। अब उपग्रहों की संख्या के अनुसार अगर देखें, ठीक है, तो किसके पास ज़्यादा उपग्रह है और किसी के पास उपग्रह कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास है, नंबर 1 पे है, और सबसे कम उपग्रह पृथ्वी के पास है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, हम लोग जानते हैं। तो उपग्रहों के अनुसार सबसे पहले आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर मंगल और फिर पृथ्वी, ठीक है। तो ये उपग्रहों की संख्या के अनुसार है। इसमें आप देख रहे होंगे शुक्र और बुध का नाम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि किन ग्रहों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो वो है शुक्र और बुध। घनत्व के अनुसार भी अगर हम लोग देखते हैं तो जो सीक्वेंस आता है ग्रहों का वो है शुक्र, ठीक है। घनत्व के अनुसार शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, फिर शनि, ठीक है।
सबसे ज़्यादा घनत्व शुक्र में है और सबसे कम घनत्व शनि में है। ठीक है, घनत्व के अनुसार भी हम लोगों ने देख लिया। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि वो सभी ग्रह जिनका नाम हमारे दिन से संबंधित हैं, ठीक है, उसको हम लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। मतलब वो हम आसमान में उन ग्रहों को वैसे भी देख सकते हैं और इनकी संख्या 5 है। ठीक है, और दिन के हिसाब से कौन कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है, सूर्य जो मुखिया है सौरमंडल का वो तो हमें दिखता ही है, बाकी जो ग्रह हैं, ठीक है, 5 ग्रह हैं जो हमें नंगी आंखों से भी दिखते हैं, वो है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग 1 बाय 1 ग्रहों को थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल अगर हम लोग देखे रहेंगे तो जब इसके ऊपर जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसका आंसर हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, और याद भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बुध ग्रह से। बुध को मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी जो हमारा ग्रह है, ठीक है, वो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूरी के आधार पर अभी हम लोगों ने देखा था, तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और ये सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व हमें आसमान में दिखाई देता है। ठीक है, बुध भी वो ग्रह है क्योंकि हमारे दिन के नाम पे है, तो उसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध। ठीक है, ये सूर्योदय के 2 घंटे पहले दिखाई देता है और सौर मंडल का जो सोलर सिस्टम है उसमें जो बुध है वो सबसे छोटा होता है और उसका ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, साथ ही सबसे हल्का ग्रह भी है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का। ठीक है, तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और इसका जो विशिष्ट गुण है वो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसके बाद ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज़ यही करता है, सिर्फ 88 दिनों में। ठीक है, 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, क्योंकि इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो सौरमंडल में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ दिन अत्यंत गर्म होते हैं और रातें बर्फीली होती हैं। ठीक है, तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक इसी ग्रह का है। ठीक है, जैसे कि दिन बहुत अधिक गर्म हुआ, रातें बर्फीली हो गई। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है डे और नाइट का, ये सबसे ज़्यादा बुध ग्रह पर ही होती है। ठीक है, बुध ग्रह को वाणिज्य और निपुणता का ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी का 90 दिन जो है वो बुध का जो है वो एक रात होता है। ठीक है, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है और उतने ही समय का एक रात भी होता है। ठीक है, मतलब 90 दिन का वहाँ पर एक दिन और 90 दिन की एक रात होती है। ठीक है, अलग अलग देखेंगे। ठीक है, यानी कि एक दिन और रात मिलाकर 180 दिन जो है पृथ्वी का उसके बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा ग्रह है शुक्र। ठीक है, वीनस बोलते हैं इसे, और ये सूर्य से जो इसकी दूरी है ये सेकंड नंबर पर, पहला बुध है फिर शुक्र है। ठीक है, और पृथ्वी का ये सबसे निकटतम ग्रह है, पृथ्वी से दूरी में सबसे पहले शुक्र ही आता है। ठीक है, आकार और भार में ये लगभग पृथ्वी के बराबर होता है और इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र ही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में 90 से 95% तक जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो इस ग्रह पर उपलब्ध होती है। ठीक है, और जहाँ हम लोगों ने बुध ग्रह में देखा था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस था डे और नाइट का वो सबसे ज़्यादा था, लेकिन शुक्र ग्रह पर ये लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी ग्रह भी इसको कहते हैं। सूर्य से दूरी में ये सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट में बुध है, और पृथ्वी से दूरी में ये फर्स्ट नंबर पर है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। ठीक है, अच्छा, भोर का तारा और सांझ का तारा,
ठीक है, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो परिक्रमण दिशा है वो पृथ्वी के विपरीत है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है और शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम घूमती है। ठीक है, तो इस वजह से ये शाम में, जब पृथ्वी पर शाम होती है तो ये हमें पश्चिम दिशा में दिखता है और सुबह में ये हमें पूर्व दिशा में दिखता है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक ताप और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसको प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा ताप और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके कारण यहाँ प्रेशर कुकर जैसी दशा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग मार्स की, मंगल ग्रह की। ठीक है, मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है और इस ग्रह का रंग जो है वो हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस ग्रह पर प्रचुर मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग लाल ग्रह दिखाई देता है और इसीलिए मंगल को, ठीक है, मार्स को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पृथ्वी के ही समान 2 ध्रुव है। ठीक है, जैसे पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही यहाँ भी 2 ध्रुव हैं। ठीक है, और ये अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान ही 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाता है। ठीक है, मंगल भी जो है वो पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे में एक पूरा चक्कर अपनी धुरी पर लगाता है। सूर्य की परिक्रमा ये 687 दिनों में पूरी करता है। ठीक है, और इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के पास शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछता है इन दोनों का नाम, फोबोस और डीमोस। ठीक है, ये किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के। ठीक है, अच्छा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है, मार्स पे ज्वालामुखी भी हैं, उसमें जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो है ये सौर मंडल का ही सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? मंगल पर। नाम क्या है? ओलिपस मेसी। ठीक है, साथ ही सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी के जो माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सौरमंडल का वो जो ऊंचा पर्वत है वो कितना ऊंचा होगा। ठीक है, तो उसका नाम है निक्स ओलंपिया। तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है? मंगल ग्रह पर। नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की, जुपिटर। ठीक है, बृहस्पति, जुपिटर, इसको देवताओं का भी ग्रह कहा जाता है। और अगर हिंदू स्पिरिचुअलिज्म में बात करें तो गुरु बृहस्पति, ठीक है, देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, गुरु बृहस्पति। ठीक है, तो उस हिसाब से बृहस्पति देवताओं का ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चले अब ध्यान दें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, और ये अपनी धुरी पर चक्कर कितने देर में लगाता है? 10 घंटों में। ठीक है, जैसे पृथ्वी और अभी हम लोगों ने देखा मार्स, मंगल, ठीक है, ये दोनों ही अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाते हैं वो 24 घंटे में, लेकिन सबसे कम समय कौन लगाता है? बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, मात्र 10 घंटे में ये अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। वहीं सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष लगते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष लगते हैं। बुध को 88 दिन लगते हैं, जो कि सबसे कम समय है, और बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा में 12 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 63 है, जिसमें सबसे बड़ा है गैनीमेड और सबसे छोटा है सिनोया। ठीक है, ये नाम आपसे पूछते हैं, इसको मैं जब इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी उसमें भी करवा दूँगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे बृहस्पति
के उपग्रहों की संख्या 63 है, जिसमें सबसे बड़ा है ज्ञानीमीड और सबसे छोटा है उसका नाम है सिनोया। ठीक है, आकार में बड़े होने के कारण इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया गुरु बृहस्पति, ठीक है, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आकार में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, ये पीले रंग का होता है। ठीक है, मार्स मंगल जो है हमारा वो लाल रंग का होता है और बृहस्पति पीले रंग का होता है। जनरल डे टू डे लाइफ में हम लोग भी थर्सडे को येलो ड्रेस पहन लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे वहाँ से कि बृहस्पति ग्रह का रंग जो है वो येलो होता है। क्लियर? अब इस ग्रह पर जो एक लाल रंग का तूफान आता है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर एक तूफान आता है जो लाल रंग का होता है और इसको ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। ये बृहस्पति ग्रह पर एक तूफान आता है जो लाल रंग का होता है, इसीलिए इसको ग्रेट रेड स्पॉट भी कहा जाता है। क्लियर? फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शनि ग्रह की। ठीक है, शनि को सैटर्न भी कहा जाता है। ठीक है, ये कृषि का देवता कहलाता है और आकार में ये सेकंड नंबर पर आता है बृहस्पति के बाद। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं जिसमें सबसे बड़ा है टाइटन। ठीक है, और ये इस टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री थे क्रिश्चियन हाइजोम। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की थी और इसका आकार, ठीक है, इस उपग्रह का आकार जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है उसका आकार बुध ग्रह के आकार के बराबर है। ठीक है, नाम क्या है इसका? टाइटन पूछता है एग्ज़ाम में। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है टाइटन। ठीक है, फोबे शनि का दूसरा उपग्रह है। ये जो है शनि का उपग्रह, इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ठीक है, जैसे शनि जो है, शनि अगर ऐसे घूम रहा है तो ये फोबे जो उसका उपग्रह है वो उसके अपोजिट घूमेगा। ठीक है, तो फोबे नाम याद रखेंगे। शनि का घनत्व तो सभी ग्रहों और जल से भी कम है। ठीक है, घनत्व जो है शनि का वो सबसे कम है और इसके कारण अगर इसको पानी में रख दिया जाए तो ये वहाँ तैरने लगेगा। ठीक है, शनि के तल के चारों ओर मोटी प्रकाश की कुंडली होती है जिसको हम लोग वलय कहते हैं और इन वलयों की संख्या 10 है। एग्ज़ाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। शनि के बाद अब हम लोग देखेंगे यूरेनस, अरुण को। ठीक है, आकार और उपग्रहों के मामले में ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का, जिसकी खोज विलियम हर्शल ने 1781 में की थी। ठीक है, आप लोग इस लाइन को ना देखें, ये यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, अभी हम लोगों ने आगे देखा था, माफ़ करें पीछे देखा था कि ये अरुण, ठीक है, और शुक्र ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, जबकि अन्य जो ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसीलिए यहाँ पर सूर्योदय जो है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो है वो पूरब में होता है। ठीक है, साथ ही ये अपनी धुरी पर सूर्य की तरफ, ठीक है, इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और इसी के लिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अरुण जो है उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो यूरेनस अरुण है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। नाम ध्यान रखेंगे, टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब बारी आती है नेपच्यून की, वरुण। ठीक है, वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित है। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखते हैं तो वरुण सबसे दूर है, जिसकी खोज जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने 1846 में की थी। ठीक है, इस ग्रह को सागर का देवता भी कहा जाता है, गॉड ऑफ ओशन। ठीक है, किसे कहा जाता है? नेपच्यून, वरुण को। ठीक है, इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। ठीक है, मीथेन जो गैस होती है उसका बादल इसके चारों ओर
छाया हुआ है, ठीक है। और इसके जो उपग्रह हैं उसमें ट्रिटॉन, नाम ध्यान रखेंगे, ट्रिटॉन किसका उपग्रह है, तो नेपच्यून वरुण का। क्लियर। अब हम लोग हमारी पृथ्वी को देखेंगे, ठीक है। पृथ्वी जो कि शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, सूर्य से दूरी के क्रम में ये तीसरे स्थान पर है, और साइज़ की बात करें तो ये 5वां बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, ठीक है। इस ग्रह पर ऑक्सीजन और जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, और सौरमंडल का ये एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है। और ये जो जल की प्रचुर मात्रा है ना इस पर, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से देखने पर ब्लू मतलब नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। और ये नीला रंग क्यों दिखाई देता है, जल की प्रचुर मात्रा के कारण, तो इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। और ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर ही ये पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। एक्यूरेट अगर टाइमिंग की बात करें तो, वैसे अप्रॉक्सीमेट ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। और पृथ्वी की इस गति को जो अपने अक्ष पर घूमती है, इसको घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहते हैं, और इसी गति के कारण दिन रात होते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण, जो वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में लगाती है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूरी करती है पृथ्वी, और एक्यूरेटली अगर देखूं तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे, ठीक है। और हर 4 साल के बाद जो ये 6 घंटे ऐड होता है, ठीक है। तो ये 6 घंटे हर 4 साल के बाद 6 घंटे जुड़ा तो 24 घंटे होता है। एक दिन यहाँ पर बढ़ जाता है, जो कि फरवरी में 29 डे जो हमारा आता है वो इसी वजह से आता है, ठीक है। पृथ्वी की जो ये परिक्रमा है, जो सूर्य की परिक्रमा है, इसकी गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति हम लोगों ने देखा जिसके कारण दिन रात होता है, और जो ये वार्षिक गति होती है इसके कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, या दिन और रात छोटा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ठंड में रातें बड़ी हो जाती हैं, क्यों होती हैं, ये पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति क्या हो गया, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, ठीक है, सूर्य है, ठीक है। सूर्य को तारा की श्रेणी में रखा गया है, जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, और सबसे दूर का दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। सन के बाद जो दूसरा निकटतम तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अगर सूर्य के बाद का पूछे निकटतम तारा तो हम लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी लेंगे, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा में लगे समय को सौर वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा जो कंप्लीट करती है 365 दिन में, उसको सौर वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का 71% भाग जलीय है, ठीक है, और जबकि रहने लायक जो स्थलीय भूमि है वो मात्र 29% है, ठीक है। पृथ्वी का 71% भाग जलीय है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी जल की बहुलता के कारण मैंने आपको बताया कि इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो है चंद्रमा, तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, और पृथ्वी का एक परिक्रमा ये 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, ठीक है। 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, और इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। तो इसका परिक्रमण और घूर्णन जो समय है वो एक ही है, इसलिए चंद्रमा का हमेशा
एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है, दूसरा भाग हमें नहीं दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का ऑलमोस्ट 57% भाग ही देखा जा सकता है, ठीक है। इसका परिक्रमण पथ जो है वो दीर्घ वृत्ताकार है, ठीक है। और यहाँ धूल का जो मैदान है उसको शांति सागर कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसको शांति सागर कहते हैं, ठीक है। ये चंद्रमा का पीछे का भाग है जो जनरली अंधकारमय ही होता है, और क्योंकि ये उपग्रह है तो इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। चंद्रमा के सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसके साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद।